नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। इतिहास में मशहूर पानीपत से आज एक बार फिर एक और लड़ाई का आगाज हुआ है। ये लड़ाई है आधी आबादी को जीने का हक देने की लड़ाई, मां की कोख में पलती बच्चियों को खुली हवा में सांस लेने की लड़ाई, जीने का हक दिलाने की लड़ाई, बच्चियों को पढ़ने और आगे बढ़ने में मदद करने की। इस लड़ाई में जीत दर्ज कराने के लिए केंद्र के साथ कई राज्यों की सरकारों ने कमर कस ली है और जंग का ऐलान किया जा रहा है हरियाणा की उस जमीन से जहां पिछले कई बरसों से लड़कों के मुकाबले सबसे कम लड़कियों का शर्मनाक रिकॉर्ड सामने आ रहा है। पूरे देश में हरियाणा समेत राजस्थान और पंजाब जैसे कई राज्यों का नाम कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम हो रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है सामाजिक परिस्थितियों पर, पारिवारिक रिश्तों पर, आपसी मेलजोल पर और इन सब से भी ऊपर कानून व्यवस्था पर। एक अपराध दूसरे अपराध की वजह बनता है। तो पानीपत की ये नई जंग क्या रंग लाएगी? आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। दिल्ली बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान, सतीश उपाध्याय के खिलाफ की गई धक्का मुक्की, शिखा रॉय के समर्थकों ने लगाया पूर्वांचलियों की अनदेखी का आरोप। केजरीवाल ने नहीं भरा आज पर्चा, रोड शो में भीड़ को बताया देरी का कारण, अब कल भरेंगे नामांकन। कृष्णानगर से कल ही किरण का भी होना है नॉमिनेशन। पानीपत में शुरू हुई बेटियों को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम, तमाम राज्यों के प्रतिनिधि कर रहे हैं बिगड़ते लिंग अनुपात पर चिंतन। परसों यानी 22 तारीख को पीएम करेंगे शिरकत। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मिली पीएम जन धन योजना को जगह, 6 जनवरी तक खुल गए 11 करोड़ बैंक खाते। नेपाल में नए संविधान को लेकर विवाद बढ़ा, संसद में चली कुर्सियां तो विपक्ष ने बुलाया राष्ट्रव्यापी बंद। और ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने कटाई नाक, इंग्लैंड ने 9 विकेट से दी मात। टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज नहीं पहुंचे दहाई के आंकड़े तक। कभी इब्राहिम लोधी बनाम बाबर, कभी अकबर बनाम हेमू, कभी मराठा बनाम अफगान। देश का इतिहास रचने वाले पिछले 500 साल के सबसे अहम युद्धों का गवाह रहा है पानीपत। आज ऐसे सेनानायकों की मेजबानी कर रहा है जो मानव इतिहास के सबसे खूबसूरत, अगर कहें अंजाम के लिए लड़ाई लड़ने को एकजुट हो रहा है। ये लड़ाई है मां की कोख में पल रही बेटियों को बचाने की, बेटियों को दुनिया में लाने की, भ्रूण हत्या के गुनहगारों को सजा दिलाने की। कोख में कत्ल के कारोबार को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार ने कमर कसी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के समर्थन में इस लड़ाई की अगुवाई करने का ऐलान किया है। तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है तो शुरुआत पानीपत से। इसीलिए हमने हमारे कार्यक्रम का नाम रखा है पानीपत की चौथी लड़ाई। इतिहास से सबक लेकर क्या हम भविष्य को सुरक्षित बना पाएंगे? अब तक के तमाम प्रयासों को ठेंगा दिखाने वाला हमारा सभ्य समाज क्या इस सोच को, इस प्रयास को बदलने में साथी बनेगा? तो बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के इस अभियान को सफल बनाने के लिए पानीपत में जुटे हैं देश भर के सभी राज्यों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि। केंद्र सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस संयुक्त वर्कशॉप में सरकार वर्कशॉप कर रही है। मुख्य रूप से शिरकत कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। यही नहीं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। और जब सभी राज्यों के मुखिया यहां पर पहुंच रहे हैं, ज्यादातर राज्यों के, जिसमें गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने दावा किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बेटी बचाओ मुहिम को लेकर उत्साहित है, उससे कोख में पल रही बच्चियों को बचाने में मदद मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने आयोजित किया है। केंद्र सरकार उसको सहयोग कर रही है। मैं मानती हूँ कि पूरे देश के लिए ये अच्छा प्रोग्राम बनेगा। मैं गुजरात से आई,
और पिछले 16 साल से राज्य सरकार के विविध विभागों का मैंने संचालन किया है। शुरू से लेकर एजुकेशन और महिला बाल कल्याण विभाग में संभालती। पूरे देश भर में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति थी वह सब अच्छी तरह से जानते हैं। 10 भाई बहनों में 6 बेटियां और 6 बेटियों में से एक आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री गुजरात की जो बता रही हैं कि बेटियों को बचाने के लिए कितनी कोशिशों की जरूरत है। लेकिन बेटी बचाओ पर यह प्रयास पहली बार नहीं हो रहा है। सरकारें अब तक लगातार कई तरह की मुहिम चलाती रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 2014 से 15 के बजट में 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। केंद्र सरकार की धन लक्ष्मी योजना, कर्नाटक सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश की सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना, आंध्र प्रदेश सरकार की कन्या संरक्षण योजना, दिल्ली सरकार की लाडली योजना, राजस्थान सरकार की राजलक्ष्मी योजना, गुजरात सरकार की बालिका समृद्धि योजना, हिमाचल सरकार की बेटी है अनमोल योजना, हरियाणा सरकार की लाडली योजना, पंजाब सरकार की रक्षक योजना, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये तमाम प्रयास लेकिन ये तमाम योजनाएं भी बच्चियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को बढ़ा नहीं पाई है। पूरे देश में लगभग ज्यादातर हिस्सों में अगर कहें तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, 4 वर्ष तक के बच्चों का लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 899 लड़कियां। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं, 4 वर्ष तक के बच्चों का लिंग अनुपात 1000 पर 830। बिहार में इस तरह के आंकड़े देश के अलग अलग हिस्सों में सब तरफ से हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां कुछ रोशनी दिखती है। पंजाब 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं और 4 वर्ष तक के बच्चों का अनुपात 1000 पर 866। राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। लेकिन इस बीच में भी कुछ राज्य है जहां पर अनुपात थोड़ी सी उम्मीद जगाता है। केरल 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं हमारे ही देश में। तमिलनाडु में 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं। उड़ीसा में 1000 पुरुषों पर 979 महिलाएं हैं। तो ये प्रयास कितना कारगर साबित होने वाला है देश में जो हरियाणा से लेकर पंजाब, राजस्थान और खास करके उत्तर भारत की जो स्थिति है। डॉक्टर एनी राजा महासचिव है NFIW की, बरखा सिंह अध्यक्ष है दिल्ली महिला आयोग की, शीबा इस्लाम फहमी लेखिका हैं आप, अनिला सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता, रेखा अग्रवाल जानी पहचानी एडवोकेट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिला सिंह जी, क्योंकि पार्टी आपकी जिम्मेदारी ले रही है और इस स्तर पे मुहिम को शुरू करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन क्या एक औपचारिक हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ दिखा देने से रुक जाएंगी कन्या भ्रूण हत्याएं? नहीं, देखिए ये तो आप भी मानेंगे कि बिल्कुल एक कैंसर की तरह ये बीमारी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जड़ कर चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी का ये कहूँगी कि बहुत एक दुखती रग है और बहुत प्रिय विषय भी है जिस पर वो कार्य करना चाहते हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें भी ये वुमेन मैनिफेस्टो जो है हमारा, उसमें ये सेकंड पॉइंट उन्होंने लिया हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर बेटी पढ़ाओ यानी अगर कोई भी बेटी शिक्षित होती है तो बड़ी होकर जब अगर वो माँ जब वो बनती है तो इस प्रकार की जो फीमेल फिटिसाइड है, भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या है, वो इस प्रकार के चीज़ों में लुप्त नहीं हो पाएगी।
पर जो आप कह रही हैं कि ये क्या औपचारिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही संजीदगी से, बेहद बहुत ही सीरियस है वो इस मुद्दे के नजर आती है गंभीरता। हम भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं, इतने राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, खुद राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर वहां के तमाम मंत्रालयों के मंत्री पहुंच रहे हैं महिला एवं बाल विकास से जुड़े हुए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ अनिला जी कि इसका रोड मैप क्या है। एक घोषणा कर दी जाएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि कैंसर है समाज का, वो कैंसर दूर करने के लिए, मिटाने के लिए दवाइयाँ कौन सी हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अवेकनिंग जो होती है, जागरूकता हो, जब तक नहीं आएगी समाज के अंदर, आप चाहे कितने भी स्कीम्स लेकर आ जाइए, योजनाएं लेकर आ जाइए, आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और आप सोचोगे कि हरियाणा से क्यों शुरू किया गया, तो हरियाणा कहते हैं ना कि भारतवर्ष में तकरीबन 100 ऐसे जिले हैं जो वर्स्ट हिट हैं ये कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, उसमें से 12 जो हैं हरियाणा में हैं। अनिला जी, मैंने तो आपसे ये पूछा है कि जो कैंसर आप खुद बता रही हैं, आपकी पार्टी को भी लगता है, इसीलिए पार्टी इतने बड़े स्तर पे प्रयास कर रही है, उस कैंसर के लिए दवाइयां क्या क्या हैं सिर्फ इस घोषणा के बाद? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको भी पता होगा, टू स्टार्ट विद जो कहा जाता है, तो जो ये निर्भया फंड है उसके ही अंतर्गत इसको जो योजनाएं हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है स्टार्ट करने वाली है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो एक एजुकेशन की स्कीम है वो लेकर आएगी। और इसके अलावा ये प्रयास सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि जो सिलेबस है, सिलेबस में जो जेंडर इक्वालिटी है उस प्रकार का सिलेबस बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता जो है वो बदलाव आएगी। जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका मुख्यमंत्री जी। मनोहर लाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके हरियाणा से इस तरह की कोशिश हो रही है, लेकिन इस कोशिश को सफल कैसे बनाएंगे? 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आगाज कर देंगे, बहुत बड़े स्तर पे आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए क्या क्या साथ में प्रयास होंगे? मीना जी, देखिए, अब सफल बनाने की दृष्टि से सबसे पहला काम होता है जन जागरण। और जन जागरण के नाते से हमारे सभी विधायक, सभी मंत्री, पूरी सरकार के लोग, अधिकारी, सब लोगों ने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया और जनता ने उसको स्वीकारा है कि हाँ, ये एक विषय ऐसा है जो वास्तव में चिंतादायक है। तो उसको जेंडर रेशो के नाते कहें, महिला सशक्तिकरण के नाते से कहें, महिला की सुरक्षा सम्मान के नाते से कहें, सब ये जनता का एक चिंता का विषय, जनता इसको ठीक करना चाहती है। जहां तक सरकार की ओर से आगामी कार्यक्रम के विषय हैं, हम लोग शिक्षा के माध्यम से ये सब कार्यक्रम लेने वाले हैं। हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी ये चीजें आनी चाहिए, तो आगामी वर्ष में इस पर हम पूरा ध्यान देंगे। और शिक्षा के साथ साथ जनता में जो जाकर जागरण करने का काम लगातार आगे भी जारी रखेंगे, ऐसा हमारा दूसरा विषय है। जी, मनोहर लाल खट्टर साहब, मुख्यमंत्री हरियाणा के आप, बहुत अच्छी बातें आपने की कि आप जागरूकता फैलाएंगे, शिक्षा के जरिए आप इसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी, ये सारे प्रयास तो पहले भी होते रहे हैं, फिर क्या वजह है कि हरियाणा में हालात इतने बदतर हैं? और उससे जुड़े हुए चाहे पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, इन इलाकों में वाकई में स्थिति इतनी शर्मनाक अगर हालात पहुंचे हैं, तो क्या कारण है उनके? सामाजिक सोच में बदल की जहां तक बात है, ये कहना है कि इस भौतिक वर्ग में या समाज की जो लाचारी और एक प्रकार की मजबूरी है, उस मजबूरी में से जो बेटी का जो स्थान बनना चाहिए था समाज में, वो बनने की बजाय वो बिगड़ता चला गया है। आज हम उस जनजागरण के माध्यम से बेटी के स्थान को ऊंचा करेंगे। बेटी को जो अभी तक जनता में, परिवार में शायद बोझ माना जाता रहा है, अनवांटेड तौर पर इनको लिया जाता रहा है, अब हम लोग उनको, जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक चीजें ठीक होने वाली नहीं है। हम उसमें सहयोग भी करेंगे, सरकारी योजनाएं बनाएंगे ताकि बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शादी तक, उसकी शिक्षा है, उसका रोजगार है, इसमें योजनाएं बनाने वाले हैं। आगामी 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर हम इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं घोषित करेंगे, जिसमें से सुनिश्चित हो कि इस जेंडर रेशो की ओर हम अच्छी जेंडर रेशो हरियाणा में कर सकें, इसका प्रयत्न रहेगा। जहां तक इसको डिस्करेज करने में, यानी इसको भ्रूण हत्या आदि को बढ़ावा देने में परिवारों की भूमिका है, वहाँ कुछ डॉक्टर्स की भूमिका भी है। उन डॉक्टर्स के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर छापे मारेंगे और उनकी जो इस प्रकार की मशीनें हैं, चाहे चाइनीज छोटी मशीनें हैं, चाहे यहाँ की मशीनें हैं, चाहे और भी जो दवाइयों के माध्यम से ये सब करते हैं, ऐसी सब जानकारियां हमारे पास हैं।
इसको हम सख्ती से रोकेंगे, सजा बढ़ाएंगे ताकि इस घिनौने काम को इस प्रकार के लोग न कर सकें। खट्टर साहब, आपने कहा कि कानून का आप मुस्तैदी से पालन करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करने वाले लोगों को आप शिकंजे में कसेंगे, समाज में जागरूकता लाएंगे। क्या आप अपनी पार्टी के उन लोगों को, क्योंकि आपने कहा सामाजिक सोच बहुत बड़ा कारण है, बेटियों के प्रति पूर्वाग्रह, उन्हें समाज में वो जगह नहीं मिली, तो दहेज एक बहुत बड़ा कारण है। आपकी पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने अपने बच्चों की शादी में दहेज लिया है, क्या आप उन लोगों को कहेंगे कि वो वापस करें उस दहेज को? क्या ऐसे लोगों को आप प्रेरित करेंगे कि पार्टी में दहेज न ले, इस बात को पुख्ता किया जाए? अब ये पहले से भी करते हैं, दहेज लेने के लिए हम किसी को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, मना भी करते हैं। अब इसमें जिन परिवारों की कठिनाइयां हैं, जिनकी तंगियां हैं, और उसमें ये दहेज प्रथा ज्यादा वास्तव में हानिकारक होती है, वहां इसका जरूर ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम आगे सरकार की ओर से भी और सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी उनको अपील करने वाले हैं कि सामूहिक विवाह जैसी कार्यक्रम इसको अगर प्रचलित करेंगे ताकि बिना दहेज के शादियों को कराने के लिए इसका जो सहयोग हो सकेगा सरकार से वो भी करेंगे, संस्थाओं की ओर से भी ये कार्यक्रम किए जाएंगे। दहेज में जिनको कठिनाई आती है लेने देने में, अब दहेज वास्तव में तो दोनों साइड की एक आपसी समझ का विषय है। जिनको दहेज नहीं लेना उनको नहीं लेना, जो दहेज देते हैं, लड़की के लोग भी दहेज देते हैं, लेने वाले लेते हैं ऐसा नहीं है, देने वाले देते भी अपनी बेटी को सुखी करने के लिए। ये चीज कानूनी रूप से उन्हीं को रोका जा सकता है जहां आपत्ति आती है, जहां हमको ध्यान में आता है या मजबूरी है या कठिनाई है, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत बारीक लाइन है। खट्टर साहब, आप मुख्यमंत्री हैं और समाज में सबसे ज्यादा रहने वाले लोगों में हैं। आप जानते हैं कि निचले तबके में ज्यादा है या फिर प्रदर्शन की अगर चाहत कहें तो बड़ी शाही जो शादियां होती हैं वो बड़े लोगों के बीच में होती हैं। क्या आप इस बात को पुख्ता करेंगे कि आपकी पार्टी के, आपके मंत्री, जो आपकी कैबिनेट है, उसके तमाम नेताओं के घरों में जब शादियां होंगी तो वो भी सामूहिक शादियों का हिस्सा होंगी, या फिर वहां तो शाही शादी होगी और दूसरों को आप सिखाएंगे कि भैया सामूहिक शादी के जरिए आप ठीक करें व्यवस्था को? मैंने बताया ये एक सामाजिक सोच का विषय है, दिखावे का जो विषय है उसको कम करें, लेकिन अब इस पर कानून के अनुसार ही सब बातें ठीक होंगी ऐसा नहीं। ये एक मन के संस्कार होते हैं, मन का संस्कार बनाने की आवश्यकता होती है। हर चीज पर डंडा कानून नहीं काम करता, मन की सोच काम करती है। हम उस सोच को बदलेंगे कि दिखावे की आवश्यकता नहीं है, और बिना दिखावे के इस प्रकार के अगर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, बने रहिए खट्टर साहब। मेरे साथ शीबा असलम फहमी हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। खट्टर साहब जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे जी। एक तो ये कि क्या आपने अपने उस बयान पर पुनर्विचार किया है जिसमें आपने महिलाओं के कपड़ों को बलात्कार का दोषी बताया था? और दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। दूसरा सवाल यह है कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए भी हरियाणा की खाप पंचायतों ने लड़कियों और स्त्रियों के विरुद्ध फैसले दिए हैं और उनके बहुत सारी आज़ादियों को उनके काटने छाटने का काम किया है, और उसके प्रति आपका हमारे पास ऐसा कोई बयान नहीं है जिससे ये आशा जगे कि आप इस तरह की प्रवृत्तियों को जो समाज में व्याप्त हैं उनको रोकने की भी कोई चेष्टा कर रहे हैं। तो इन दो चीजों पर मुझे आपका विचार चाहिए। देखिए, पहली बात तो जो आपने पहले कहा कि कपड़ों के कारण से ये सब बातें जो आपने कही हैं, आपका बयान है। मेरा ऐसा कोई बयान नहीं है, कभी बयान नहीं है। आप पूरी उस मेरी रिकॉर्डिंग को उठा के देख लीजिए। मेरा ये कहना कि समाज में जिस प्रकार का परिवेश समाज को स्वीकार होता है वैसा ही रहना चाहिए। तो फिर बदलाव की बात करते क्यों है हम लोग, अगर समाज को वैसा ही रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बदलाव होता है धीरे धीरे। मैं क्या मुख्यमंत्री जी, इस बात को मैं दूसरे रूप में पूछूं आपसे। जिसकी बात की होती है, बदलाव उसी प्रकार के होने चाहिए। पहले समाज में चिंतन बदलना होता है, उसके लिए बहुत काम करने होते हैं। बिना सामाजिक मान्यता के यदि हमने कोई काम करने शुरू किए तो उसमें से भी अव्यवस्थाएं बनेंगी, संघर्ष होगा। खट्टर साहब, चिंतन तो पुरुष को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि बलात्कार तो पुरुष कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी, पुरुष को भी बदलना, समाज को बदलना, महिलाओं को बदलना, जो ठीक बात है। खाप पंचायतों के फैसले लगातार आ रहे हैं महिलाओं के विरोध में, लड़कियों के विरोध में, उनकी आजादियों को काटने छाटने की लगातार बात हो रही है। आपकी सरकार उस पर कोई बयान नहीं देती है। आजादी की एक सीमा होती है, उस आजादी की सीमा को तोड़ करके करेंगे तो बहुत कठिनाई होती है। केवल आजादी की मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ महिलाओं की सीमा रहेगी क्या? शीबा, मैं आती हूँ आपके पास। खट्टर साहब सबकी होती है, शीबा मैं आपके पास आती हूँ वापस।
पुरुष की भी सीमा है, महिला की भी सीमा है, सामाजिक भी सीमा है। सीमा के बिना कोई आजादी कभी होती नहीं है, आजादी अनलिमिटेड कभी नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है खट्टर साहब, ये जो सीमाएं हैं, ये सीमाएं आप बेटों के लिए भी तय करेंगे और लड़कियों की इस आधी आबादी को अपने अस्तित्व की लड़ाई से निकालकर उन्हें एक व्यक्ति बनाने की दिशा में आपके पैरेलल प्रयास भी होंगे, हमें नजर आएंगे? नहीं, मैंने बताया ना, सब प्रयास हमारे होंगे कि समाज में संतुलन बना रहे, समाज में संस्कार बने रहे। संस्कारों के बिना समाज कभी चल नहीं सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा के, और बधाई एक बार फिर से आपको, आपका प्रयास सफल हो। देश में जो माहौल बना हुआ है, अपराध का जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसमें अगर 2 बूंद भी अगर कहें आपके प्रयास से सफलता मिलती है तो हम उम्मीद करेंगे कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एनी राजा, आपके पास आती हूँ। मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना, प्रयास आप देख रही हैं, जिस तरह की कोशिश की जा रही है, कितनी सफलता आपको दिख रही है? क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है, इस तरह के वर्कशॉप सेमिनार इस देश में दशकों से हो रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री इस स्तर पे अगर इस विषय को इतनी तरजीह दे रहा है तो शायद कुछ उम्मीद। देखो, मुख्यमंत्री जी का बात सुनने से पहले मैं सोच रही थी ये बात को, जो वो प्रयास को स्वागत करने का बात में सबसे पहले देखो, मगर मुख्यमंत्री को सुनने के बाद मुझे बहुत अफसोस हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला को जो अधिकार का ऊपर, जो उनको उनकी अधिकार को उल्लंघन करने का, उनकी अधिकार को सीमित रखने का, उनको आगे ना बढ़ने का बात उन्होंने प्रोग्राम के पहले से ही बताया है। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा एक मुख्यमंत्री, नहीं, मैं इसको क्लियर कर दूं मीना, समाज की मर्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। समाज की मर्यादा के बारे में क्या सिर्फ महिलाओं की मर्यादा के बारे में बात कर रहे हैं? पूरे जो आपके समझने में नहीं, आप मेरी बात समझिए का हो, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी, शायद आपको थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है। जो वो सीमाओं की बात कर रहे हैं उसका मतलब आप समझिए, वो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं खुद एक महिला हूँ और महिला की आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें पूरी भागीदारी करती हूँ, मैं इसमें कहीं पीछे नहीं हटती हूँ। उनका कहने का जो तात्पर्य था, जो उनका कहने का अर्थ था, आप मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा समाज, आप देखिए यहाँ मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं केवल मुख्यमंत्री हरियाणा क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आपको गलत फहमी हुई है तो उसको आप क्लियर कर लीजिए। उन्होंने साफ कहा शिवा जी, मुझे बोलने रहना चाहिए। वो केवल ये कहना चाहते हैं कि कोई भी समाज वो बदलाव आता है, परंतु अगर शिक्षा के साथ वहाँ जागरूकता आएगी और धीरे धीरे बदलाव आए तो बेहतर है। अचानक आप बदलाव लेकर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका विरोध होता है। तो कहने का अर्थ बिल्कुल ठीक है, आप शायद इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम विषय से भटक जाएंगे शायद। हम सीएम एनी राजा, अगर आपने पूरी बात सुनी है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस पूरे सामाजिक परिवेश में सभी की सीमाएं हैं, जो उनके कहने का मंतव्य था। हम शब्दों को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर पेश नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने इस संदर्भ में कहा, बताए महिला की सीमा कहाँ तक है, ये महिला की सीमा कहाँ तक है? जो दहेज की बात रेखा जी, इसके खिलाफ एक कानून है। एनी राजा जी, उस कानून को, एनी राजा जी जरा आप सुनिए, आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप जरा अनिला जी बोलने दीजिए। बिल्कुल, देखिए बोलने दीजिए, बोलिए एनी राजा। रेखा जी बोलिए। एनी राजा जी को मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये बोल रहे, जो दहेज की बात मुख्यमंत्री ने बताया है, जो बोले कुछ परिवार देती है कुछ परिवार लेती है, क्या मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है दहेज एक कानूनी अपराध है, उसके खिलाफ कानून है हमारे देश में। मुख्यमंत्री से मैं ये उम्मीद करती थी मेरे राज्य के अंदर जो दहेज के खिलाफ जो कानून है वो कानून लेटर एंड स्पिरिट लागू करने का हर प्रकार के प्रयास करेगी, ये मैं उम्मीद करती थी। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। वो बोला नहीं है जी, जो समाज के बारे में बोल, समाज में चलती आ रही है वो चली जाए। जी बिल्कुल ठीक है। रेखा अग्रवाल,
मैं तो यही कहूँगी, मैंने खट्टर जी का भी बयान सुना था अभी। मुझे लगता है कि सारी बात को हमें टोटालिटी में लेना चाहिए, वर्ड्स को ऐसे चुनना नहीं चाहिए। हम यहाँ पे बेकार पे कोई किसी को नीचा करने के लिए नहीं बैठे कि वो गलत बोल रहे हैं, हम सही हैं। तो जो एनी राजा जी को लग रहा है, मेरी समझ से वो शायद खट्टर साहब का जो बयान है उसको गलत समझी। पहली बात तो जो दहेज की बात करिए उसमें दो राय कहीं पर भी नहीं है, भले वो हरियाणा की बात करें या किसी और राज्य की बात करें, कि हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बाद में और जो सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड के अंदर ऐड हुआ था, उसके अंदर तो दोनों इन कानूनों ने दहेज की प्रथा को एक अभिशाप माना है और उसके लिए लड़कियों के लिए जितनी भी हिफाजत करी जाए वो कम है। तो खट्टर साहब का भी बयान है उसी लाइट के अंदर लेना चाहिए कि भाई हरियाणा के अंदर किस तरीके से दहेज की बात को रोका जाए। दूसरी बात जो एक जो औरतों के साथ के अंदर कोई भी तरह का कोई वायलेंस होती है, जहां पर क्या उसके लिए कपड़े जो हैं, लड़कियों के कपड़े क्या उसके लिए जिम्मेदार है, उस बात को भी जो मिस्टर खट्टर ने कहा, उनका मतलब सिर्फ ये था कि हमें जो एक सामाजिक परिवेश है उसके अंदर अगर लड़कियां या लड़के कोई भी हो, अगर उस समाज के साथ साथ चले, अगर कोई एक्सट्रीम के अंदर नहीं आते हैं तो वो गलत है। एक मिनट मैं प्लीज कंप्लीट कर दूं। देखिए, जो दूसरी बात, अगर हम स्वाधीनता की बात करते हैं तो हमारा जो भारतीय संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसने जो सबसे बड़ी जो एक हर हिंदुस्तानी नागरिक को एक चीज दी है, वो एक जो राइट दिया है, वो है आजादी। तो कोई भी आजादी भी जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हर जगह होते हैं। तो अगर हम एक इंसान के जो एक रवैये की बात करें, बिहेवियर की बात करें, उसको भी सामाजिक परिवेश में देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि मैं आजाद हूं, मैं जो करना चाहती हूं मैं करूंगा, या मैं करना चाहती हूं मैं करूंगी, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। सो इससे चेक्स एंड बैलेंसेस आर देयर। बरखा बहुत देर से इंतजार कर रही है। बरखा सिंह, नहीं पहनना, वो खाना नहीं खाना, मोबाइल फोन यूज नहीं करना, शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, महिला लड़कियां जोर से नहीं हंसना और जोर से नहीं चलना, ये सारी चीज, ये क्या सीमा है? ये सीमा बता रहे हैं। खाप पंचायत, अगर खाप पंचायत ऐसे करती तो गलत है। उसको नहीं, सरकारों का काम खाप पंचायत लगाना है या नहीं है, सवाल ये पैदा होता है। खाप पंचायतों के फरमान पूरे समाज के लिए आते हैं। कड़ी कार्रवाई करेगी। खाप पंचायतों के इंस्ट्रक्शन से मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति नहीं करी है। एनसी राजा जी, क्योंकि खाप पंचायतों के फरमानों के ऊपर हत्याएं होती हैं। देखिए, खाप पंचायतों के फरमानों पर हत्याएं भी हुई हैं, इसलिए उन्हें रोकना चाहिए। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक खाप पंचायत एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी राज्य में काम करने नहीं देगी, उसका सरकार उनसे सहमत भी नहीं है ना एनसी राजा जी। अब सरकार को खाप पंचायतों से ना जोड़ें। अनिला जी, सरकार को रोकना चाहिए। जब फरमान आता है तो रोकना चाहिए। शिबा, अगर फरमान आ रहा है और उसके ऊपर सहमति दिखा रही है सरकार, तो आपका कहना जायज है। उसका काम क्या है? ऐसा जो एनसी राजा जी, आप जो है बहुत जो भी संस्था है उसको रोकना उनके काम है। ठीक है, ठीक है एनी राजा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। शिबा असलम फहमी, ये जो गलत फहमी तो नहीं होगी आपको खट्टर जी ने जो कहा? जी नहीं, आप दोबारा चलाइए। मुझे अगर होती है, राजा साहब ने भी कुछ, राजा मैडम भी कह रही हैं, लगता है कि इस तरह के प्रयास, इस तरह की कोशिशें खाप पंचायतों को भी एक मैसेज देगी। उन्होंने कहा हम साथ साथ जागरूकता फैलाएंगे, उन्होंने कहा हम शिक्षा के जरिए पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। स्वागत करना है इसका। अगर ये कहीं उनका बयान शुरू में नहीं आ गया होता तो हम दूसरी बहस कर रहे होते। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि आपने उनको अपलिंग किया, उनका बयान आ गया और हमारी जो पूरा उत्साह था वो पूरा डाउन हो गया। नहीं, हम उस बयान, उनके बयान पर फंस गए जिसमें उन्होंने जहेज लेने और देने के ऊपर बात करनी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री को तो कानून की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज की हकीकत है, हमारे समाज का सच है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। कानून है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सोच है, लोगों का परिवेश इस तरह का है। उन्होंने लड़कियों को, देखिए, उन्होंने हमें व्यावहारिकता के धरातल पे ही सारी बात करनी है। व्यवहारिकता तो फिर यही कहती है कि लड़कियों को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसने कहा? यही व्यवहारिकता। नहीं शिबा, ये अगर ऐसा होता, दोबारा चला लीजिए। जी बिल्कुल, मैं दोबारा चलाऊंगी। मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है उसको, लेकिन उससे पहले रेखा जी, आपको नहीं लगता कि ये जो छोटे छोटे प्रयास जो अभी तक समाज सेवी संगठन करते रहे हैं, वो काम सरकार ने अपने हाथ में लेकर ये दिखाने की कोशिश की है कि हम ज्यादा प्रतिबद्ध हैं,
बिल्कुल, मैं तो इसको, ये सारा जो ये चल रहा है, एक आंदोलन सा चल रहा है, मैं तो इसको कहूँगी बहुत बड़ी क्रांति हमारे देश में आएगी। और मैं इस सारे मुहिम को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। मैं कहीं पर भी निराशाजनक नहीं हुई हूँ, पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। ये बातें जो अभी अब तक हमारे NGOs करते आ रहे हैं, इसके अंदर अगर इसको एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर लिया जाता है, जिसको कहते हैं कि वॉर फुटिंग के ऊपर लिया जाता है, तो इसमें एक क्लियर मैसेज है हर भारतीय नागरिक को कि हमारा जो देश है वो महिलाओं की इज्जत करता है और औरतों को पुरुषों के बराबर स्तर देने के लिए हर क्षेत्र के अंदर जो भी कर सकता है वो करने को तैयार है। जहां तक है ना दहेज की बात है, या जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हैं, जो PNDT जो टेस्ट होते हैं, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से गलियों के अंदर तक होते हैं, डॉक्टर्स जो हैं गलत तरीके से अपने घरों के अंदर भी इस तरह की मशीनें लगा लेते हैं और जिसका पता भी नहीं चलता। बाहर से तो लगता है कि यहाँ पे कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा, पर चुपके चुपके से क्या कुछ नहीं होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं, मशीन्स यूज करी जाती हैं, गलत दवाइयाँ दी जाती हैं, औरतों के साथ हर तरह का शारीरिक अत्याचार भी किया जाता है जिससे उनका गर्भपात हो जाए, और अगर लड़की है उसकी कन्या भ्रूण हत्या हो जाए। तो इन सब मामलों को अगर रोकने के अंदर सरकार जितना भी काम करे मेरे हिसाब से कम है। उसके लिए हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। और साथ साथ एजुकेशन की जो बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हर भारतीय नागरिक बराबर है, भले वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। और हमारे जो एक अनिला जी ने भी जो बात कही थी कि मतलब अवेकनिंग होनी चाहिए, और मिस्टर खट्टर ने भी बात करी, एजुकेशन की बात करी। तो इन दोनों चीजों को अगर हम साथ में जोड़ते हैं, अवेकनिंग को और एजुकेशन को, मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमारे देश में कमी है वो है एजुकेशन की। अभी तक शायद एक आम नागरिक को ये भी नहीं मालूम कि ये करना, एक कानूनी तौर पर भ्रूण हत्या करना एक कानूनी जुर्म है। नैतिकता की और सामाजिकता की बात की तो मैं अलग रख रही हूँ, ये खून के बराबर है। रेखा जी, ये तो अब तक भी कानून के जरिए बताने की, तमाम विज्ञापनों के जरिए बताने की कोशिश की गई। तमाम डॉक्टर्स के यहाँ बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पर लिखा जाता है यहाँ पर नहीं होता, हाँ, लेकिन उसके, और ये कानूनन अपराध है। डॉक्टर्स जानते हैं। हमने जब इस पे एक मुहिम छेड़ी थी आज के 8 साल पहले, और जब हम डॉक्टर्स के पास गए थे, बाकायदा डॉक्टर कहते थे कि हम और आप दोनों मिलकर एक बड़ा अपराध कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल्स हैं, आपकी जरूरत है, और जितना बड़ा अगर फीटस है उतनी बड़ी उसकी कीमत है। इस तरह के डॉक्टर्स अगर हैं समाज में, और इस तरह के लोग भी हैं जो जाते हैं सिर्फ अपने घर में, अपने इंटरेस्ट में, तो उन लोगों की सोच को बदलने में अब तक की मुहिम विफल क्यों रही है? जी शिबा। हमारे यहाँ जो सेक्स रेशो का जो डिस्टर्बेंस है, हम लोग अभी जो बहस कर रहे हैं, ये उसका एक पहलू है। जो PNDT वाला मामला है, सोनोग्राफी की मशीन की जो जिम्मेदारी हम बता रहे हैं, ये उसका सिर्फ एक पहलू है। लेकिन सिर्फ भ्रूण हत्याएं नहीं होती हैं। पैदा होने के बाद कुपोषण का शिकार, बेटे को बेहतर खाना, बेटी को खराब खाना, उसके बाद जब अगर वो बेटी बीमार पड़ जाए तो उसका अच्छा इलाज ना होना, और उसका लगातार एक तरह का जब उसको 2म दर्जे का परिवार के अंदर जो सुलूक होता है, उससे भी बेटियां कमजोर रह जाती हैं। वो छोटी सी बीमारी से, जिन बीमारियों को बाकी पुरुष जो है झेल लेते हैं, उन बीमारियों में लड़कियां मर जाती हैं। तो सिर्फ सोनोग्राफी की मशीन को दोषी ठहरा करके नहीं, पैदा होने के बावजूद लड़कियां मर जाती हैं। जहां पर ये अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है जिन गांवों में, और मैं मुझे मध्य प्रदेश के आंकड़े में सरकारी कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हूं, वहां पर उसके वहां पर साक्षरता के, जहां पर वो आंकड़े जहां सोनोग्राफी की मशीनें नहीं है, वहां पर सबसे खराब रेशो है मुरैना, भिंड वगैरह क्षेत्रों में, ग्वालियर के। तो मैं बताना चाह रही थी कि अगर हम सारा का सारा दारोमदार सिर्फ ये PNDT और सोनोग्राफी की मशीन के ऊपर छोड़ देंगे, तो पैदा होने के बाद जो कन्या की हत्या होती है, इन्फेंटिसाइड होता है, हम उसको नहीं देख पाएंगे। हम कुपोषण में जो परिवार के अंदर के कुपोषण में मर जाती हैं बेटियां, या इलाज की कमी में मर जाती है, ये एक सिलसिला है। हमें उस सिलसिले को टैप करना पड़ेगा। सिर्फ एक सोनोग्राफी को हम मुद्दा ना बनाएं, मेरा ये आग्रह है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन ये तो आपने यहाँ पर भी एक उस तबके की बात की है जो कुपोषण का शिकार होता है, बहुत बड़ा है वो, लेकिन दूसरा बड़ा तबका तो वो है जो सक्षम है, उसके बाद भी बेटियों को पैदा होने नहीं देता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो वो है कि शिक्षा हो करके भी, शिक्षित हो के भी, माँ बाप दोनों शिक्षित हैं, तो रवैया कैसे बदलेगा? खाप पंचायतें चलाने वाले तो वो सक्षम लोग हैं। तो उन लोगों की सोच को अनिला जी बदलने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आपने पिछले बजट में रखा, वो बजट बहुत कम था। आप इस, अगर हम बजट को भी साइड में रख देते हैं, जैसे कि अभी नहीं,
एक बात मैं पहले भी कहना चाह रही थी, मुझे मौका नहीं लग रहा था। जैसे शीबा जी ने ये मुद्दा उठाया, ये बहुत सही मुद्दा उठाया है, पर इसके अलावा मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, चाहे वो पढ़े लिखे वर्ग में हो रही है और चाहे वो गरीब वर्ग में हो रही है और चाहे वो खेती करने वाले वर्ग में हो रही है, कारण क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई सोनोग्राफी तो चलो कुछ लोग जानते हैं, वहाँ सोनोग्राफी करवाते हैं, पता चलता है और 500 रुपए में उनको पता चल जाता है कि कन्या भ्रूण है, तो उसकी हत्या करवाने के लिए वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पर बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं कि जहाँ पे सोनोग्राफी पता चला कि नहीं भी करवाई है, उसके अलावा भी कन्या भ्रूण हत्या करी जा रही है। उसके पीछे क्या क्या कारण है ये जानने भी बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से कारण बहुत लोगों को पता भी है। जिस प्रकार के नए कानून भी आ रहे हैं, जैसे रेखा जी भी जानती होंगी कि जो कन्याएं और बेटियों की जो भागीदारी है, चाहे वो प्रॉपर्टी में है चाहे वो जमीन में है, वो बढ़ती चली जा रही है। और आपको पता है कि पुरुष प्रधान हमारा समाज है, तो एक ये भी जो डर है कि ठीक है जमीन में भी हिस्सा ले लेंगी और दहेज भी देना पड़ेगा, तो एक ये डर भी शायद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। तो यह हमारी शिक्षा काम देती है, और ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स और रिजर्वेशन अगर हमारे यहाँ नौकरियों में और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाए तो शायद इसमें कहीं हम रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन अनिला जी, इतना बड़ा कैंपेन आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण पे आप भी लाचार नजर आती हैं। आप भी बिल्कुल लाचार नहीं नजर आती। एक बात और कह दूं, फिर आप बात कंटिन्यू करिएगा कि ये महिलाओं का, बेटियों का जो विषय है भारतीय जनता पार्टी का, और विशेषकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके लिए बहुत प्रिय है, वो बहुत एनकरेज करते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण तो आपने अभी देख लिया कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है वो एक बहुत सशक्त महिला है, अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि भाई आप बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ। महिलाओं को भी ऐसा महसूस होता है पार्टी के भीतर? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होता है। अनिला जी ने एक बहुत अच्छी बात अभी करी, जहाँ पे उन्होंने जो महिलाओं का जो प्रॉपर्टी में हिस्से की बात करी, जिसकी वजह से एक समाज के अंदर अगर हम सामाजिक परिवेश में देखें तो कुछ वर्गों को एक डर सा लगता है कि अरे बेटी पैदा हो गई तो दहेज भी लेगी और उसके बाद अपने पिता की जो संपत्ति है उसके अंदर अधिकार भी मांगेगी। तो क्योंकि अनिला जी बीजेपी की हैं, तो मैं उनसे ये उम्मीद करूंगी कि एक जो वुमेन्स राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का जो बिल है, जो अभी तक अब उसका कानून नहीं बना है, हम ये बीजेपी की जो हमारी सरकार है उससे ये उम्मीद करेंगे कि कम से कम वो सक्षम हो, वो साकार हो, और जितनी भी हमारे देश की महिलाएं हैं उनको ये देखने को अपने ही जीवन काल के अंदर मिले, ये देखने को मिले, सत्य देखने को मिले कि अगर उनको अपने जो पति है उसके घर जब वो जाती हैं तो भले दहेज मिले या ना मिले, वो तो एक अभिशाप है, परंतु अपने पिता की जो घर है जिसके अंदर वो जन्म लेती है, जिसके अंदर वो बराबर का हिस्सा है, उसको अधिकार मिले। और ये जहां तक जो शेबा जी ने भी बात कही थी उसी को कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हकीकत तो ये है रेखा जी, एक सेकंड में लूंगी, जो उन्होंने बात करी थी कि एजुकेटेड वर्ग के बारे में, और ये बिल्कुल सही है कि जो अनएजुकेटेड वर्ग है वहां पे तो हम देखते ही हैं कि जो भ्रूण हत्याओं की जो इतनी घटनाएं होती हैं, पर साथ साथ मैं बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती हूँ कि मैं 2 दिन पहले रेवाड़ी गई थी, रेवाड़ी की जो अदालत गई थी, जो हमारी दिल्ली से मुश्किल से 2 घंटे की भी दूरी के ऊपर नहीं है, पर वहां पर और दिल्ली के अंदर जो एक इतना जमीन आसमान का फर्क था, वहां के एजुकेटेड वर्ग के अंदर भी, कि वहां की अदालत के अंदर जो इतनी बड़ी अदालत है, जो आसपास के कितने डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करती है, वहां पूरी अदालत के अंदर एक भी महिला वकील मुझे नहीं दिखी। 17 तारीख को मैं गई तो एक भी वकील नहीं दिखी, 18 तारीख को गई तो मुश्किल से एक महिला दिखी, और साथ साथ जैसे ही कोर्ट के कमरे के बाहर निकले 17 तारीख को, तो वहां से एक लंबा सा जुलूस निकला, जो लगता है कि एक प्रोफेशनल तरीके से लाया गया एक जुलूस था, जहां पे जो महिलाएं थी और वो भी निचले वर्ग की महिलाएं बड़े बड़े हाथ मार के जुलूस निकाल रही थी, कि जहां पर वो कह रही थी कि औरतों को और जो है जन्म लेना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। माफी चाहूंगी, इतना असमंजस नजर आता है कि कैसा होता है ये। बिल्कुल रेखा जी, जो आप कह रही हैं, दरअसल चाहे वो राजनीतिक रैलियां हो, चाहे वो समाज सेवी संगठनों के वर्कशॉप हो, चाहे वो जंतर मंतर से लेकर आपके दिल्ली में जितने भी आंदोलनों में दिखने वाली महिलाएं हों, वो भी कुछ ऐसे ही चेहरे होते हैं। लेकिन इस पे बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले चंद्र प्रकाश मेरे साथ एक कॉलर हैं जो लगातार हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, अपनी राय रखते हैं और कई बार सवाल भी पूछते हैं। जी चंद्र प्रकाश जी बताइए, ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप। मीना जी नमस्ते। नमस्ते जी बताइए। हाँ,
कन्या भ्रूण हत्या पाप नहीं महापाप है। मीना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिसे नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ावा दिया वह सराहनीय है। कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू देश की आन बान शान है। मैं हरियाणा में पधारे सभी मुख्यमंत्रियों व पीएम साहब की इस सराहनीय कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। माननीय खट्टर जी व मोदी जी बधाई के पात्र हैं। शिबा जी, इसे मुस्लिम चश्मे से ना देखें प्लीज। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। हमें भी ऐसा लगता है, देश के बड़े तबके को ऐसा ही लगता है। प्रयास में, मंशा में कहीं कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि उस मंशा को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, उसे क्रियान्वयन करने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच क्या है। और एनी राजा को या शिबा असलम को अगर परेशानी थी तो वो शायद इसी बात पे थी। लेकिन एनी राजा, इस देश में इससे पहले जितने प्रयास हुए, मैंने आपसे पहले भी पूछा, वो सफल उतने नहीं हो पाए। और सरकार उन सबको मिलाकर सफलता का अनुपात अगर एक साथ बढ़ाना चाहती है, सरकार ये बताना चाहती है कि अब तक अगर हम पिछड़ गए हैं तो अब हम एक साथ आगे बढ़ें, तो स्वागत होना चाहिए। समाज सेवी संगठनों को भी इसका निश्चित रूप से, इसमें कदम से कदम आप लोग और ज्यादा मिला के चलेंगे तो शायद रास्ता आसान होगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर स्लोगन क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने के बाद क्यों हो रहे? तो क्योंकि बेटी को बच नहीं पा रहे, तो उसका कारण क्या है? उस कारण के अंदर आपने किसी ने भी बताया कि ये पुरुष प्रधान समाज है, उससे लेके फिर हर एक मुद्दा शुरू होती है। तो सबसे पहली बात है उसको एड्रेस करना है। और बेटी पढ़ाओ, आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो साधारण लोगों को अपनी बच्चे को स्कूल में, बेटियों को स्कूल में भेजने के लिए कितनी स्कूल्स अवेलेबल है, जो बजटरी एलोकेशन एजुकेशन के लिए कितना है। तो ये सब एक बहुत बड़ा विषय है। ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा लेके ये स्लोगन, हम कोई भी सरकार हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे पुराना वाली सरकार हो और आने वाली सरकार हो, इसको एक कॉम्प्रहेंसिवली यदि हम एड्रेस नहीं करेंगे, एनी राजा अगर इसे स्लोगन को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए भी बहुत सारे एनी राजा, इसे सीमित तो नहीं कह सकते। दो शब्दों में सब कुछ है। पहले कहा है बचाइए और बचाएंगे, उसके बाद पढ़ाइए। अगर पढ़ा लेते हैं, शिक्षित हो जाती है तो सब कुछ उसमें सम्मिलित है। शिबा, बिल्कुल सही है कि एक जब आप किसी कार्यक्रम को कोई टाइटल देते हैं तो उसमें शब्द सीमा होती है। शिक्षा दिलाने के लिए कहा है इतना स्कूल, जो 0 से 6 साल तक की बच्चियों के बारे में क्या बता रहे, और जो कानून, जो दहेज के बारे में बताया, जो कानून आज लड़कियों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, उनके लिए है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक हक को सुरक्षित रखने के लिए जो है, उसको लागू कराने के लिए कितना जो बजटरी एलोकेशन है हर चीज में होना चाहिए, वो कहा है। आप 100 करोड़ या 1000 करोड़ की जो निर्भया फंड को लेके ये कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना है। कि आपको पॉलिसी, आपकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है? जो कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, सभी को, सबको शिक्षा, और शीर्ष स्तर पे एक कार्यक्रम शुरू हुआ, इसका स्वागत करेंगे। ये भी साफ करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। जी, शीर्ष स्तर पे एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें मुख्यमंत्रियों को इन्वॉल्व किया गया है और मंत्रालयों को, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अब जब उसके बाद क्रियान्वयन की बात आती है तो वो सारे एनजीओज और समाज सेवी संस्थाएं और समाज में जो काम कर रहे हैं उन सब लोगों को भी सर जोड़ करके बिठाएं और ये पता लगाएं कि माँ बाप को अपनी बेटियों से इतनी नफरत क्यों है, अजन्मी बेटी से इतनी नफरत क्यों है कि उसको जन्म नहीं लेने दे रहे। जब उन कारणों पर बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं, देखिए सिर्फ पैसा कारण नहीं है कि पैसा बढ़ जाएगा, संपत्ति चली जाएगी। एक बहुत बड़ा कारण बेटी के माँ बाप होने का ये भी होता है कि उनको भय होता है कि हमारी बेटी कितनी सुरक्षित है। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि वो निर्भया का माँ बाप बने। तो ये जो इश्यूज हैं हमारे, इन इश्यूज के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी कि बेटी के माँ बाप होने से जो प्रेशर इंसान फील करता है, उन प्रेशर्स को आप हटाइए, उन दबावों को हटाइए। बिल्कुल ठीक कहा शिबा आपने, लेकिन कारणों की बजाय अगर यहाँ पे सीधे समाधान की बात सरकार कर रही है तो वो तो ज्यादा बेहतर है कि कारणों को तलाश लिया गया और उसके बाद समाधान की बात हो रही है। बहरहाल राम कुमार यादव उत्तर प्रदेश से एक कॉलर है हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यादव जी बताइए। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, बताइए। मैं राजकुमार यादव हूँ, रामकुमार नहीं। जी राजकुमार यादव जी, माफ कीजिए। जी सोनभद्र से बोल रहा हूँ मैडम। मैं यह पूछना, एक सलाह देना चाहता हूँ मैडम। जैसे ये जो लिंग परीक्षण होते हैं और उसमें
बेटी और बेटा का जो बताया जाता है, इसके बाद भ्रूण हत्याएं होती हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून अगर गवर्नमेंट लॉन्च करे और वो जैसे फांसी जैसी सजा हो और वो या 10 साल की 500 सजा हो, जिससे एक भय हो ऐसे परीक्षण करने वालों को कि नहीं अगर मैं परीक्षण करता हूं और इसमें पकड़ा जाऊंगा तो मुझे फांसी जैसी सजा हो सकती है। तो एक समाज में मैसेज जाएगा और लोग भ्रूण परीक्षण नहीं करा पाएंगे। और दूसरी चीज मैडम मैं यह कहना चाहता हूं कि आज समाज में जो दहेज की बात है, तो दहेज आज अगर कहीं कोई लड़का लायक है, अगर ठीक ठाक है, अगर अच्छे पद पे है या नौकरी में है, पेशा में, तो आज दहेज देने वालों की भी तो होड़ लगी हुई है कि चलो मैं 2 लाख दे रहा हूँ तो अगला कहेगा मैं 3 लाख दे रहा हूँ। तो इस तरह से भी हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं, हम दहेज पहली बात तो देना जो है बंद करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार यादव जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही है। लेकिन रेखा जी ये भी बताइए साथ साथ अनिला जी कि पार्टी जब इतने बड़े स्तर पे प्रयास कर रही है तो महिला आरक्षण बिल को लेकर भी गंभीरता दिखेगी आने वाले दिनों में, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ होगा, उससे भी थोड़ा संबल मिलेगा, महिलाएं राजनीति में आएंगी, हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व, क्योंकि एक महिला अगर नेता बनती है, सांसद बनती है, विधायक बनती है तो बहुत बड़ी महिलाओं की संख्या जो उनसे जुड़ती है। जी मैनिफेस्टो में जो हमारा वुमेन पार्ट है महिलाओं के ऊपर जो है उसका मैं आपको बता रही हूँ, हमारा जो पहला पॉइंट है वो जो 33% आरक्षण है उसको लेकर है। अगर मैं बात करूं, शुरुआत करूं तो आरक्षण, जैसे मैंने पहले भी अभी आप ही के टॉक शो में बोला था कि कोशिश तो ये करनी चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो महिलाओं का, जो बच्चियों का कॉलेजेस में, नौकरियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, जैसा भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा तो उससे एक जागरूकता तो आएगी और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के प्रति अपराधीकरण जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है वो भी कम होगा। अनिला जी आप लोगों से पार्टी के भीतर सलाह वगैरह, मशवरा वगैरह लिया जाता है? इस पे आऊंगी आपके पास। सोनू अलीगढ़ से कॉलर है हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सोनू बताइए। मैम नमस्ते। जी नमस्ते मैम, मैं ये कह रहा हूँ कन्या भ्रूण हत्या को मैं 100% रोक सकता हूँ। अच्छा, कैसे रोक सकते हैं? वो मेरी टेंशन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो इसमें बनना चाहते हैं, जो भी हमारे जैसे पीएम वगैरह हैं, ये हमें जो पूरी फैसिलिटी देना चाहते हैं, वो अगर मेरे साथ जो मुझे अटैच किया जाए इससे, तो मैं पूरी तरह से 100% रोक सकता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। उम्मीद करते हैं आपको सुन रही होगी सरकार, जो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं वो लोग, और आपकी जो प्रयास हैं, आपकी जो कोशिश है, आपका जो दावा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये जरूर आपसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। नहीं, मैं इनको बताना चाहूंगी कि आप जो भी आपकी राय है, जो आप तरीका बताना चाहते हैं, वेबसाइट है, आप उस पर जाएं और आपके जो भी आइडिया है प्लीज वो आप सेंड करिए, उसको भेजिए आपका। अनिला जी लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, आपके आइडियाज पार्टी लेती हैं, महिलाओं के आइडियाज पार्टी लेती हैं, आप लोगों ने इस कैंपेन को लेकर क्या सलाह मशवरा दिया? देखिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर भारतवर्ष की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है। उसका उदाहरण आपने देख लिया होगा अभी किस प्रकार से प्रक्रिया से आई है किरण बेदी जी। जी बिना सलाह मशवरा के तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। लेकिन शिखा राय को क्यों पत्ता काटा गया, टिकट क्यों काटा? अब आप यहाँ पे मुझसे दिल्ली राजनीति के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं उस मुद्दे पे आ जाती हूँ। देखिए ऐसा है कि ये हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, एक रणनीति होती है, उसके तहत जो है कुछ लोगों को दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कद जो है पार्टी में कम हो गया। वैसे भी महिलाएं, आपकी बात बिल्कुल उचित है जो आप कह रही है, परंतु शिखा जी का मैं विषय से नहीं हटूंगी। मुझे तो ये बताइए, आप लोगों से, महिलाओं से, पार्टी का जो विमेन कैडर है उससे कितनी सलाह ली जाती है इस तरह की कैंपेन के लिए? आप लोगों ने क्या सुझाव दिए हैं कि इस पूरी सोच को कैसे बदला जाए? पार्टी सिर्फ इस एक मुहिम, जो शंका है, जो जितने एनजीओज हैं उनको लगता है कि एक कैंपेन एक दिन तक न सीमित रह जाए, क्या आप लोगों से पूछा? बिल्कुल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा कि अगर जैसे अभी खट्टर साहब ने भी आपको बताया कि अगर सिलेबस में बदलाव आ रहा है जहां पर एक जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है तो वो एक दिन की मुहिम नहीं है। और अगर जागरूकता की बात करते हैं जिसमें कि
सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज वगैरह भी जुड़ेंगी, तो वो एक दिन की बात नहीं है। और जैसे मैं अभी सुन रही थी तो जो राजा जी हैं वो काफी उत्तेजित हो रही थी और खट्टर साहब पे काफी प्रहार कर रही थी। बेटियों को बचाने की जो मुहिम है वो भी मोदी जी अपने खाते में डालेंगे, महिलाओं से कोई नहीं, समर्थन पार्टी से नहीं लिया जा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि शायद इस पार्टी में जितनी सहभागिता महिलाओं की होती है उतनी किसी पार्टी में नहीं होती है। कितने प्रतिशत वोट अगर आप देखें ना, बीएसपी जो है वो आप एक हमारी मायावती जी हैं वो हेड करती हैं, और वहां पर आप जाके देख लीजिए कि महिलाओं की क्या परिस्थिति है, या समाजवादी पार्टी में देख लीजिए क्या है। तो उस प्रकार से मैं यहाँ पर इस विषय पे ना डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमको बहुत आजादी है, सहभागिता है और आगे बढ़ने का पूरा सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा कि बीजेपी की महिलाओं से इस मुहिम को सफल बनाने के लिए क्या कोई सुझाव मांगे गए, क्या उसको लेकर कोई रणनीति बनाई, कोई ड्राफ्टिंग हुई, कोई तैयारी हुई, या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से योजना बनी, महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसे इम्प्लीमेंट किया और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर एक्चुअली बनेंगे। विजय दिल्ली से कॉलर है मेरे साथ, दिल्ली से विजय, बताइए विजय। हेलो जी बताइए। हेलो विजय बताइए आप। हाँ जी मैडम, ये है, मैं विजय कुमार कालीरावणा, समाज सेवक हूँ अपना कालीरावण खाप से, और दिल्ली और हरियाणा जो टच है उसको मैं देखता हूँ जी। तो हमारी ये जो बहन जी हैं, ये जो अपने असलम जी हैं, शिवा जी, ये खाप के प्रति ना थोड़ी सी उदासीन मुझे लगी है। खाप में हो सकता है पूरा एरिया है बड़ा, उसमें खाप की मान लो 10 पंचायतें हैं, उनमें से कोई एक आध व्यक्ति विशेष महिलाओं के विरुद्ध बयान दे देता है तो उससे पूरी खाप को आप दोषी ना माने। और हम है ना लड़कियों के साथ हैं, हमने महिलाओं के लिए 4 खापों में पंचायत की हैं जिन्होंने हम महिलाओं को लेके आ रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं, और उन्हीं से महिलाओं की बातें कहलवा रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। रोहतक में 26 दिसंबर को आदरणीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र जी को हमने बुलाया, और उसमें आप देखो महिलाओं के साथ हमने कितना अच्छा व्यवहार किया। हमारे आदरणीय विजय जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप विजय जी, लेकिन कभी किसी महिला खाप के बारे में सुना है आपने? हाँ जी मैम, हमें ये तीसरा प्रयास है, महिलाओं को उसके अंदर लेके आ रहे हैं। 1 सितंबर में, दूसरा जी 1 नवंबर को, तीसरा ये दिसंबर 26 को, चौथा 9 जनवरी को दिल्ली में हमने केशवपुरम में किया। तो आप देखो हमारी, मैं आपको फोटो भी भेज सकता हूँ जब आप चाहें जी। महिलाओं को लेके आए हर डिस्ट्रिक्ट से, और हर डिस्ट्रिक्ट की महिला को हमने रिक्वेस्ट किया है कि हर महिला 10 नई महिलाओं को इंट्रोड्यूस करेगी जी, जो कि महिलाओं पे बैन ना लगे, और हम उनको इज्जत देंगे और इज्जत लेंगे। हमारी बहन बेटी है वो। और बहुत बहुत शुक्रिया विजय, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने का वक्त है। हम आपका नंबर सेव कर लेते हैं और आप भी हमारे चैनल का नंबर सेव कर सकते हैं, हम बाकायदा इस पे अलग रिपोर्ट कर सकते हैं जो बात आप कर रहे हैं। लेकिन शिबा, अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप लगातार असहमति नजर आ रही थी आपकी। जी, आपका सवाल है कुछ? नहीं, आप क्योंकि मैं विजय जी से ये कह रही हूँ कि ये चाहे खाप पंचायत हो, चाहे मुस्लिम समाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हों, इनमें जो महिलाओं की भागीदारी होती है वो वही कोऑप्टेड महिलाएं होती हैं जो हाँ में हाँ मिलाती हैं। ये वो महिलाएं नहीं होती हैं जो कभी किसी भी फैसले के ऊपर अपनी नाराजगी जताएं या ये कहें कि ये गलत है, ये स्त्री द्वेषी है, ये स्त्रियों के खिलाफ है। तो दिक्कत यही है कि अगर आप मानसिक रूप से अपने साथ जो ऑलरेडी पितृसत्ता की वाहक मानसिकता वाली महिलाएं हैं उन्हीं को आप लाएंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका होना या ना होना वो एक बराबर है। तो नारी होना काफी नहीं है, नारीवादी होना भी बहुत जरूरी है, और ये हर जगह दिखना चाहिए, ना सिर्फ खाप पंचायतों में बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी। जी रेखा जी, बहुत संक्षेप में रेखा जी। बस एक अनिला जी क्योंकि यहाँ पे बैठी हैं तो उनको एक मैसेज उनसे कन्वे करवाना चाहूंगी कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ, पर मुझे कहीं पर स्वच्छ भारत अभियान कहीं पर नजर नहीं आता सड़कों पर, उसी तरह से ये बेटी बचाओ वाला जो आंदोलन है ये भी एक जिसे कहते हैं ना अखबारों की सुर्खियां, मीडिया की सुर्खियां में नहीं रह जाए, और इनकी जो सरकार है, हमारी जो सरकार आजकल बीजेपी की सरकार है, वो उसको फॉलो अप करे, तब जाके ये वाकई के अंदर बेटी बचाओ आंदोलन जो है उसका कुछ मतलब रहेगा। बहुत तो वो एक जैसे किरण बेदी जी ने कहा कि मिस्टर मोदी जो हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल फेस है, तो हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो पोस्टर बॉय या ब्रांड एम्बेसडर उसके रह जाए, और ये आगे तक ये फॉलो अप हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा पानीपत की चौथी लड़ाई, क्योंकि पानीपत में ही उर्दू के शायर अल्ताफ हुसैन हाली ने 1894 में अपनी कलम से उसी जमी पर लिखा था, ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे हैं,
कौमों की इज्जत भी तुमसे है। अब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री भी इसी पानीपत से बेटियों की वक़्त बताएंगे। याद हुसैन हाली आएंगे तो इतिहास भविष्य को संवारने में मददगार भी होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल उम्मीद के साथ साथ ये भरोसा भी रखना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, हमारी देश के दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि वो भी इसमें अपना सहयोग दें, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ चेहरा न बने, इसलिए जिम्मेदारी आप सब की भी है कि अपनी सोच भी बदलें। बहरहाल फोकस न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी की दिल